हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 9 फॉर टीजीटी इंग्लिश। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हु रिमार्क दैट Saturn is represented as miserable in the heights of his triumph and Adam triumphant in the heights of his misery। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, विलियम ब्लैक, एडिशन। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? William Blake remarked that Saturn is represented as miserable in the heights of his triumph and Adam triumphant in the heights of his misery. So the right answer is C. William Blake. Next है question number 2. Who deals with the issue of fallen angels in the chapter named The Mistake About Milton's Angels in his book A Preface to Paradise Lost 1969। ऑप्शंस हैं C.S. लुइस, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर एंड अगाथा क्रिस्टी। आंसर बताइए, व्हाट विल बी आंसर? सो C.S. लुइस, इनका जो बुक है ये ए प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट 1969, ठीक है। जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसको इन्होंने इसमें मतलब क्रिटिसाइज़ किया, इसको एनालाइज किया उनके वर्क को। और सो द राइट आंसर इज़ ए, C.S. लुइस। इनका पूरा नाम है क्लाइव स्टेपल लुइस, जो कि एक थियोलॉजियन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हु इन हिज डिक्शनरी ऑफ एंजल्स एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ द नेम सैटर्न एंड द नेचर ऑफ द आर्कएंजल इटसेल्फ। ऑप्शंस हैं C.S. लुइस, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर, गस्टेव डेविडसन। ठीक है, आपको बताना है किसने अपनी डिक्शनरी एंजल्स में ये सब एक्सप्लेन किया है। सो गस्टेव डेविडसन इन्होंने अपनी ये जो बुक है डिक्शनरी ऑफ एंजल्स, इसमें एंजल्स को एक्सप्लेन किया है, यानी कि उनका जो टाइप है मतलब किस तरह का, कौन सा एंजल किस प्रकार का है, किस एंजल का क्या कैटेगरी है, क्या टाइप है ना, उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस बुक के अंदर। इसका नाम है ए डिक्शनरी ऑफ एंजल्स, ठीक है। सो द राइट आंसर इज गस्टेव डेविडसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु यूज द फ्रेजेस डिप्रेस्ड बाय फॉर्चून एंड डिस्कार्डेड by nature, depressed by fortune and discarded by nature, referring to the blind life of John Milton। ठीक है, जॉन मिल्टन की ब्लाइंड लाइफ को रेफ़र करते हुए ये फ्रेजेस का यूज़ किसने किया है ये आपको बताना है। फ्रेज़ क्या है? डिप्रेस्ड बाय फॉर्चून एंड डिस्कार्डेड बाय नेचर, किसने यूज़ किया है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, विलियम ब्लैक, एडिशन। So Dr. Johnson used these phrases regarding Milton, depressed by fortune and discarded by nature in his book Life of Poet। उसमें उन्होंने इन फ्रेजेस का यूज़ किया है। सो द राइट आंसर इज बी, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच प्ले द विशियस फाइनेंसियर Bastable seizes upon an idea. He gets a report fabricated through the press that Stood has reached the diamond fields and laid the foundation of another enterprise matching the De Beers on behalf of South African concession। The above incident take place in the play। किस प्ले के अंदर ये इंसिडेंट होती है? ऑप्शंस हैं द फ्यूजिटिव, द पिजन, द मूव, द फॉरेस्ट। व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, ये जो सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, बेस्टापल जो एक फाइनेंसियर है, ठीक है, जो कैसे फ्रॉड करता है, ये सारा इंसिडेंट आपको मिलता है द फॉरेस्ट प्ले में।
बाई गाल्सवर्दी। सो द राइट आंसर इज़ डी, द फॉरेस्ट। बाकी द पिजन ये भी उनका प्ले है जो कि 1912 में आया था, एंड फ्यूजिटिव 1913 एंड द मूव 1914 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु कमेंटेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू लुक एट द पोएम as saying essentially the same thing again and again. There is no real progression in the prelude, but only. But only क्या है यहाँ पे? Restatement of the poet's effort to transcend the confine of the temporal order. ठीक है, किसका कमेंट है ये बताना है आपको। क्या है यहाँ पर? ये हु कमेंटेड इन द फॉलोइंग वर्ड टू लुक एट द पोएम एज सेइंग इसेंशियली द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कह रहे हैं कि जो वो चीज़ें जो बार बार वही रिपीट की गई हैं प्रील्यूड के अंदर, ठीक है, प्रील्यूड के अंदर बार बार वही चीज़ें रिपीट की गई हैं। देयर इज़ नो रियल प्रोग्रेस, मतलब कोई रियल प्रोग्रेस उन्होंने नहीं की है। प्रील्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। किसका कमेंट है ये? ऑप्शन है यहाँ पे हर्बर्ट, ऑप्शन है यहाँ पे हर्बर्ट लिंडनबर्गर, विलियम हैजलिट, C.S. लुइस, अगाथा क्रिस्टी। ठीक है, तो ये हर्बर्ट लिंडनबर्गर का कमेंट है। ठीक है, इनका मानना ये है कि जो प्रील्यूड है, प्रील्यूड किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, तो इनका मानना ये है, इन्होंने ये कहा है उसके रिगार्डिंग कि जो इनका प्रील्यूड है उसमें अगेन एंड अगेन मतलब वही फ्रेजेस का उन्होंने बार बार यूज़ किया है, कोई रियल प्रोग्रेस उन्होंने नहीं की है। और ये बात एक्चुअली भी मतलब सही है, सही भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ के वो एक जैसे ही हैं। कई बार तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सेम लाइन, मतलब जो ये लाइन तो हमने उस वाली वर्क में भी पढ़ी थी, ये ऐसा उनके साथ हुआ है। तो काफ़ी क्रिटिक्स ने ये उनकी आलोचना की है कि उनकी जो एक बुक के अंदर जो मैटर होता है वो दूसरी बुक के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, सो आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इन्होंने कमेंट किया है प्रील्यूड को लेकर। ठीक है, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु मेड दी फॉलोइंग रिमार्क्स रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन पोइट्री। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज के रिगार्ड में ये किसके रिमार्क्स हैं ये आपको बताना है। The language too of these men has been adopted, purified indeed from what appeared to be its real defect, from all lasting and rational causes of dislike or disgust, because such men hourly communicate with the best object from which the best part of language is originally derived. Options are एस.टी. कॉलर इसका रिमार्क है ये बायोग्राफी लिटरेरिया में, वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस टू लिरिकल बेलाड, और डॉक्टर जॉनसन इन लाइव्स ऑफ पोइट, हेनरी फील्डिंग इन प्रीफेस टू टॉम जोन्स। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, वर्ड्सवर्थ इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बेलाड। वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बेलाड में ही ये अपनी जो पोइटिक थ्योरी है और जो पोइटिक डिक्शन की जो थ्योरी है वो दी है। ठीक है, डिक्शन क्या होता है? डिक्शन लैंग्वेज के बारे में ही होता है कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि कॉमन मैन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल, तो कॉमन लैंग्वेज को लेके उनका ही रिमार्क रहा है। सो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु राइट एज फॉलोज। ये किसने लिखा है? इफ़ नेचर फेल्स the child's development is arrested. Next है क्वेश्चन नंबर 8, who writes as follows. ये किसने लिखा है? If nature fails, the child's development is arrested and he becomes either an idiot whose life is with God or a premature adult doomed to alienation. If nature succeeds, the child is organically ready to be humanized, and humanization is the second development, a step covered by the prelude. Whose statement is it? Geoffrey H. Hartman, William Hazlitt,
C.S. लुइस, अगाथा क्रिस्टी। सो द राइट आंसर इज ए, जॉफ्री एच हार्टमैन का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु यूलोगाइज शेक्सपियर इन द वर्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु यूलोगाइज शेक्सपियर इन द वर्ड्स टू begin then with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। किसका स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। Dryden in his essay of dramatic poesy, Dr. Johnson in his life of poet, Dr. Johnson in his preface to Shakespeare, या फिर मिल्टन इन हिज ऑन शेक्सपियर। किसका स्टेटमेंट है ये? ठीक है, मिल्टन इन हिज ऑन शेक्सपियर, ये मिल्टन का फर्स्ट पब्लिश वर्क है, ठीक है। 19 कितने में आया था ये? 1630 में आया था एंड पब्लिश हुआ था ये 1632 में। डॉक्टर जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था 1765 में। एंड डॉक्टर जॉनसन इन हिज लाइफ्स ऑफ पोइट, ये इनका वर्क है डॉक्टर जॉनसन का, जिसमें इन्होंने 52 पोइट्स की लाइफ्स के बारे में लिखा है ना। ये इनका वर्क आया था 79 से लेके 81 के बीच में, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ड्राइडेन इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। इसके अंदर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है शेक्सपियर को लेके कि वो क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल है। मल्टीपल टाइम रिवाइज क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेंटेंस द वर्ड डाउन इज यूज एज ए वर्ब। ये जो वर्ड है डाउन, ये कौन से सेंटेंस के अंदर एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, आपको ये बताना है। ये हैं आपके ऑप्शन, डाउन वेंट द हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन क्या है? ओहो, ये हैं आपके ऑप्शंस, डाउन वेंट द हाई बिल्डिंग, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, द पोर्टर वॉज किल्ड बाई द डाउन ट्रेन, डाउन विद द टेरेंट। बताइए इसका क्या आंसर होगा। डाउन कौन से सेंटेंस के अंदर एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये वेंट से पहले आया है तो ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे द फायर इंजन केम, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। द पोर्टर वॉज किल्ड बाई द डाउन ट्रेन, यहाँ नाउन हो गया। यहाँ पर डाउन विद द ट्रेन, यहाँ पर ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी, डाउन विद द ट्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सेंटेंस द वर्ड आइदर इज़ यूज एज प्रोनाउन। किस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है आइदर, इसका यूज़ एज ए प्रोनाउन हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, आइदर बैट इज़ गुड एनफ, आस्क आइदर ऑफ देम, ही मस्ट आइदर वर्क और स्टाफ, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा बताना है, ठीक है। तो आइदर बैट, आइदर के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है यानी कोई वर्ड आता है ना, तो ये हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आइदर के बाद जब ऑफ आता है ना, तब ये प्रोनाउन होता है इस केस में, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, आस्क आइदर ऑफ देम, ठीक है। आइदर के बाद अगर ऑफ आ जाता है ना, तो ये प्रोनाउन होता है, और अगर आइदर के बाद कोई नाउन वगैरह इससे अटैच होकर आ रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ही बेग दैट वी डैश पार्डन हिम। ऑप्शंस हैं कैन, कुड, मे, माइट। क्या होगा? ही बेग दैट, सो यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कुड। ही बेग दैट वी कुड पार्डन हिम। नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मिल्टन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिल्टन के बारे में ठीक नहीं है ना, आपको बताना है। सो ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट वाइफ, उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल मैरिड 1642, डाइड 1652, तो ये करेक्ट है। मैरी पॉवेल से उनकी शादी कब हुई थी? 1642 में हुई थी और 1652 में उनकी डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक,
ठीक है। सेकंड वाइफ कौन थी? कैथरीन वुडकॉक थी। उनसे उनकी शादी हो गई थी 1656 में, और 2 साल बाद फिर वो उनकी भी डेथ हो गई 1658 में। अब बची यहाँ पे थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिशेल। इनकी जो मैरिज हुई है इनसे 1663 में हुई है एंड डाइड 1728। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है ये इनकरेक्ट है ना, बाकी ये दोनों तो करेक्ट हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसको इंग्लिश होमर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके बीट, सर थॉमस मैलोरी, जॉफ्री चौसर, कैजमन। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन माने जाते हैं? जॉफ्री चौसर। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज वेलम। वेलम क्या था बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, द सर्विस ओड टू अ लॉर्ड बाय हिज पीसेंट वेलेंस, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है, अनब्रेकेबल ऑथ ऑफ फेल्टी। व्हाट विल बी द आंसर? क्या था वेलम? कौन सा स्टेटमेंट सही है वेलम के बारे में? तो वेलम क्या था? एक तरह से पार्चमेंट था, यानी कि पेपर का काम करता था, जो कि एनिमल की स्किन का बना होता था। क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्या था कि हमारे पास कागज़ अवेलेबल नहीं, मतलब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय तक, है ना, कागज़ नहीं था हमारे पास। तो उस ज़माने में एनिमल की स्किन का यूज़ किया जाता था कागज़ बनाने, वो पेपर बनाने में। तो उसी को हम पार्चमेंट कहते हैं, मतलब उस पेपर को पार्चमेंट कहते हैं जो एनिमल की स्किन से बना हुआ है। सो द राइट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्वाइव। ठीक है, मेडिवल जो पीरियड था उसमें कुछ बुक ही सर्वाइव कर सकी, लार्ज नंबर हैविंग बीन डेस्ट्रॉयड इन, है ना। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो बुक्स थी वो क्या हो गई थी? डेस्ट्रॉय हो गई थी। जो मेडिवल पीरियड था उस समय की बात हो रही है। तो कौन से पीरियड की, मतलब कब हुई थी ये? एंग्लो सैक्सन कॉन्क्वेस्ट बिगनिंग इन द 1450s, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 166, द पीसेंट अपराइजिंग 1381, द डिसोल्यूशन ऑफ द मोनास्ट्री इन द 1530s। ठीक है, तो मोनास्ट्री जो मठ थे ना, मठ जहाँ पर ये बुकों का कलेक्शन था, वो जो है उनके नष्ट हो जाने से ये जो बुक हैं ये भी नष्ट हो गई थी। सो द राइट आंसर इज़ डी। ठीक है, ये तो पता ही है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में, और 1381 में एक किसान विद्रोह हुआ था इंग्लैंड में, और ये एंग्लो सैक्सन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 डेस्क्राइब, ठीक है, इन ग्रेट डिटेल द फॉलन एंजल्स। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक है वो क्या डेस्क्राइब करती है फॉलन एंजल के बारे में? ऑप्शंस हैं 9 डे फॉल इनटू हेल, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द ईविल सरपेंट, एडम एंड ईव डिसोबीडियंस टू गॉड, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो 9 डे फॉल इनटू हेल, ठीक है, 9 मतलब 9 दिन तक वो लोग नर्क की आग में पड़े रहते हैं, ये करेक्ट है पहला वाला जो ऑप्शन है। द टेम्पटेशन ऑफ एडम और ईव को टेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, सरपेंट जो सैटर्न है वो सरपेंट बन के आता है और उनको टेम्प करता है, और एडम एंड ईव का डिसोबीडियंस दिखाया गया है इसके अंदर, गॉड से डिसोबीडियंस करते हैं, वो उसकी आज्ञा का जो है अवहेलना करते हैं। सो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा, है ना। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, हु स्पीक्स अबाउट मिल्टन एंजल्स दैट एन एंजल्स ऑफ इज ऑफ कोर्स ऑलवेज ही नॉट शी इन ह्यूमन लैंग्वेज, because whether the male is or is not the superior sex, the masculine is certainly the superior gender, but there exists among these creatures, according to Milton, something that might be called ट्रांससेक्सुअलिटी। अब बताना ये स्टेटमेंट किसने मिल्टन के एंजल्स के बारे में बोला है? बेसिकली मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आपके हैं C.S. लुइस, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर, अगाथा क्रिस्टी। ठीक है,
सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो यहाँ पर जो C.S. लुइस है ए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो C.S. लुइस हैं, जिनका पूरा नाम मैंने अभी बताया था, क्लाइव स्टेपल इनका पूरा नाम है। ये एक एंग्लिकन थियोलॉजियन थे, जिन्होंने एक है ना मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके ऊपर एक प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट लिखा था 1969 समथिंग, है ना। तो उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि जो मिल्टन है ना, मिल्टन की जो एंजल्स हैं उनमें जो सुपीरियरिटी है वो ही को मिल रही है, शी को क्यों नहीं मिल रही है। मतलब जेंडर के ऊपर इन्होंने बात की है, मतलब पूरा ओवरऑल उन्होंने एनालाइज किया है। या मतलब मतलब ये कि एक तरह से क्रिटिसिज्म क्या होता है कि कोई भी जो वर्क है लिटरेचर का, उसके जो गुण हैं, उसके जो दोष हैं, उनको इक्वली एनालाइज करना होता है, किसी भी राइटर का काम है ये। तो ये क्रिटिक हैं, इन्होंने उसमें ये क्रिटिसाइज़ की है कि जो मिल्टन है उन्होंने जो सुपीरियर जो माना है वो मेल को माना है ना। जब भी तो सारे अच्छे काम कौन कर रहे हैं, मेल करने। मतलब एंजल की जो लिस्ट है उसमें भी सारे मेल हैं, जो वो हैं सैटर्न वाले जो किरदार हैं वो भी सारे मेल हैं, ठीक है। एक जैसे तैसे उसमें ईव बनाई, यानी कि एक फीमेल कैरेक्टर आया, उसको भी क्या कर दिया कि उसको भी मतलब गलत दिखा दिया। क्योंकि जब राफेल उसको नैरेट कर रहा है, स्टोरी के बारे में बता रहा है एडम को, तो उस समय ईव वहाँ क्यों नहीं थी, उनका ये कहना था। उनका मानना ये है कि ईव क्यों नहीं थी, ईव की गलती क्यों बता दी गई है कि ईव ने जो है ईव टेम्प हो गई और ईव ने एप्पल खा लिया, मतलब वो जो फ्रूट था फॉरबिडन ट्री का वो खा लिया ईव ने। तो ईव की गलती क्यों बताई गई जब ईव वहाँ थी ही नहीं एक्चुअली, तो ईव की गलती कैसे हो गई? सही बात है ये कि जब आप नैरेट कर रहे हो, नैरेशन कर रहे हो कि कैसे बैटल हुआ था, क्या क्या हुआ था, बैकग्राउंड में जाके सारी इन्फॉर्मेशन एडम को दे रहे हो, उस समय वहाँ पर ईव मौजूद नहीं थी। ये आपको चीज़ फोकस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है C.S. लुइस ने इस अपने जो प्रीफेस ऑन पैराडाइज लॉस्ट में कहा है, और ये बात सही है। तो उनका मानना ये है, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है मिल्टन के ऊपर कि वो भेदभाव करते हैं जेंडर में। और ये फेमिनिस्ट जो राइटर होते हैं, जो फेमिनाइन वर्क लिखते हैं, मतलब जो फीमेल के ऊपर जो वर्क लिखते हैं, है ना, फीमेल फ्रेमवर्क होते हैं जो, उनमें भी उन लोगों का भी यही मानना है कि जो मिल्टन है उन्होंने जेंडर के बेसिस पे भेदभाव किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, C.S. लुइस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हु स्टेट दैट, कौन कहता है ये मिल्टन ड्रॉ सैटर्न कैरेक्टर बेटर देन एनी अदर कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, जो मिल्टन ने सैटर्न का कैरेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा दिखाया है किसी और कैरेक्टर की अपेक्षा में। द रीज़न फॉर दिस लाइज इन द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न इज़ द simplest one to draw. All it takes to make up such an evil character and antagonist is to release imaginatively from control some of the bad passions which in real life are always straining at the least. तो ये किसका स्टेटमेंट है? C.S. लुइस का, वर्जीनिया वुल्फ का, अगाथा क्रिस्टी का। सो द राइट आंसर इज़ ए, ठीक है। इन्होंने वो लिखा है प्रीफेस, वही उसी से ये स्टेटमेंट लिया गया है, C.S. लुइस का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन वॉज क्रिटिसाइज्ड, मिल्टन का कौन सा वर्क है जो क्रिटिसाइज किया गया है बाई डॉक्टर जॉनसन, सेइंग दैट मिल्टन वो अनसक्सेसफुल इन हिज ट्रेजेडी, कि जो अपनी ट्रेजेडी में वो क्या है अनसक्सेसफुल है। ऑल्सो बिकॉज ही न्यू ह्यूमन नेचर ओनली इन द ग्रॉस एंड हैड नेवर स्टडी द शेड ऑफ करेक्टर, ठीक है। ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा नहीं है ना, उन्होंने शेड ऑफ करेक्टर उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया है इन चीज़ों को, ये कह रहे हैं वो। एंड क्या कह रहे हैं वो? द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्करिंग और द परप्लेक्सिटी ऑफ कंटेंडिंग passion. He had read much and knew what books could teach, but had mingled little in the world and was deficient in the knowledge which experience must confer. जो डॉक्टर जॉनसन कह रहे हैं कि भाई जो मिल्टन है उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेजेडी वेरेजिटी के बारे में, और उन्होंने क्या किया है कि बस बुक्स को पढ़ा है। यानी कि मिल्टन मतलब सीधे सीधे वो ये वाली बात कह रहे हैं कि जो मिल्टन है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है किसी भी कैरेक्टर के बारे में। वो नहीं जानते कि कैरेक्टर क्या सोचता है, कैसे एक्चुअली एक्ट करता है, क्या बिहेव करता है, कुछ भी वो नहीं जानते हैं। बस उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, इतनी रीडिंग लगा ली, उन रीडिंग के बेसिस पे बस वो सारा कुछ एनालाइज कर देते हैं, बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर वो घुसते नहीं हैं, उसको बिल्कुल भी वो समझते नहीं हैं।
ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शंस यहाँ पर है ही हैं, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन्ड है, लिसिडस है, सैमसन एगोनिस्ट है। तो यहाँ पर ट्रेजेडी की बात की गई है, तो ट्रेजेडी ऑफकोर्स इसमें सैमसन एगोनिस्ट है, सो द राइट आंसर इज डी, सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Maurice Lever, a member of the board, comes to Colonel Hope country house with Mrs. Gann, his mistress, and the niece of Mrs. Hope on purpose to sell preference share to the Colonel Hope. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है, द फ्यूजिटिव, द पिजन, द मोव, द जॉय। तो ये जो कर्नल होप है ना, मिस्टर कर्नल होप, इनका जो करेक्टर है ये हमें जॉय जो प्ले है गार्सवर्दी का उसके अंदर मिलता है। सो द राइट आंसर इज डी, जॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हु रोट द फॉलोइंग वर्ड्स, किसने लिखे हैं ये वर्ड? मैंशनिंग शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के बारे में, उनके बारे में बात हो रही है। फ्लेचर एंड जॉनसन नेवर इक्वल देम टू हिम इन देयर एस्टीम एंड इन द लास्ट किंग कोर्ट व्हेन बेन्स रेपुटेशन, बेन्स यहाँ पर बेन जॉनसन है, ठीक है, बेन्स रेपुटेशन वॉज एट दी हाईएस्ट सर जॉन सकलिंग एंड विद हिम द ग्रेटर पार्ट ऑफ द courtiers sat our Shakespeare for ever him, ठीक है। Dryden in his essay of dramatic poesy, Dr. Johnson in his life of poet, Dr. Johnson in his preface to Shakespeare, Milton in his on Shakespeare। किसका स्टेटमेंट है ये? सो ये स्टेटमेंट है ड्राइडन का, इन हिज essay of dramatic poesy। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। which criticized Shakespeare's play Othello and has outrightly made fun of Desdemona's sorry plight and mockingly convey the main moral of the story for wives to take care of their piece of linen well, otherwise they may face a similar consequence to quote him exactly, ठीक है। तो there is in this play some burlesque, some humor and ramble of comical wit, some show and some mimicry to divert the spectators, ठीक है, spectators, but the tragical part is plainly none other than a bloody farce without salt or savor। तो ये मोकिंगली मतलब एक फ़नी वे में एक तरह से एक मजाक बनाया है जो शेक्सपियर है उनके प्ले ओथेलो के ऊपर, ठीक है। बर्लेक्स का यूज़ किया, उन्होंने ये कहा है कि जो ये ओथेलो है, मतलब ओथेलो के ऊपर एक कमेंट है कि जो लेडीज़ हैं उन्हें ना अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें रूमाल की जिस तरीके से हेरा फेरी हुई है ना, और उसके ऊपर जो पूरी की पूरी ट्रेजेडी बन गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं, जो है ये कौन है? थॉमस राइमर का ये स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हु रोट द फॉलोइंग वर्ड्स, इन माई स्टाइल आई हैव प्रोफेस्ड टू इमिटेट द डिवाइन शेक्सपियर which that I might perform more freely. I have disencumbered myself from rhyme, not that I condemn my former way, but that this is more proper to my present purpose। तो ये कौन कह रहा है? ये शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं, खुले तौर पर वो एक क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो वही विलियम शेक्सपियर को कॉपी करूँगा, ये कह रहे हैं वो। तो डॉक्टर जॉन ड्राइडन का ये स्टेटमेंट है, इन हिज प्रीफेस टू ऑल फॉर लव। इसमें ऑल फॉर लव में उन्होंने कॉपी किया है ना विलियम शेक्सपियर को। एंटनी और क्लोपेट्रा जो विलियम शेक्सपियर की रोमन ट्रेजेडी है उसको इसमें उन्होंने इमिटेट किया है। जो ऑल फॉर लव का हीरो हीरोइन है वो एंटनी क्लोपेट्रा ही हैं, और वो प्यार के ऊपर पूरा उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उसमें, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से कॉपी, तो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैं तो विलियम शेक्सपियर को अच्छे से कॉपी करूँगा, मैं पसंद है वो मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हु रोट इट इज़ द सेम मैजिक दैट रेजेज द फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम, द विचेज इन मैकबेथ एंड द घोस्ट इन हैमलेट with thoughts and language so proper to the parts they sustain and so peculiar to the talent of this writer।
ठीक है, तो वो कौन कह रहा है ये कि ये सेम मैजिक, ये वही मैजिक है जो फेरीज ने मिडसमर नाइट में किया है, और विचेस ने मैकबेथ में उठाया है, और घोस्ट ने हैमलेट में किया है। ठीक है, ये सेम मैजिक है जो शेक्सपियर के बारे में है। तो ये निकोलस रो कह रहे हैं, निकोलस रो कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, तो वही मैजिक किसके अंदर है, शेक्सपियर के अंदर है। तो शेक्सपियर के कौन है, ये फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं। सो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इन्हीं का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर वोकेबुलरी से आ गए हैं। ठीक है, फाइंड द वर्ड दैट इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी 26 से लेके 30 तक यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिनोनियम है। सिनोनियम आपको बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 26, सीमी। सीमी का सिनोनियम क्या होगा आपको बताना है। ब्लेमलेस, कमेंडेबल, क्रेडिटेबल या फिर डिबाउच्ड। सो सेमी मतलब क्या होता है, एक तरह से करप्ट होता है, भ्रष्ट होता है ना। तो डिबाउच्ड इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डिबाउच्ड माने क्या होता है ना, करप्ट इंसान, जो करप्ट होता है मॉरली उसको डिबाउच्ड बोलते हैं, और डिबाउचरी होता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है यहाँ पे 27, लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का सिनोनिम क्या होगा। लिबर्टाइन है ना, एक तरह से ये भी वही है ना, अनैतिक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अनैतिक होता है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा परवर्टेड। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्निस। टर्निस का सिनोनिम क्या होगा, हेलो, मैग्नीफाई, अपलिफ्ट या फिर स्मिच। सो राइट आंसर इज डी, स्मिच हो जाएगा। इसका मतलब होता है बदनामी, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एम्बेलिस्ड। एम्बेलिस्ड क्या होता है, एम्बेलिस्ड होता है सजा हुआ, यानी कि डेकोरेटेड। तो इसका सिनोनियम यहाँ पे हो जाएगा पिंच्ड, रिड्यूस्ड, स्टेंड और अराबेस्क। ठीक है, तो एम्बेलिस्ड का जो मतलब होता है वही मतलब अराबेस्क का होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कॉन्टिशन। ये इसका मतलब क्या है, कॉन्टिशन का मतलब इम्पेनिटेंस, रिमोर्सलेसनेस और वूडू और पेनिटेंस। ठीक है, तो कॉन्टिशन का मतलब होता है पछतावा होता है। ठीक है, तो इसका जो सही सिनोनियम हो जाएगा पेनिटेंस। पेनिटेंस मीन्स भी वही होता है, क्योंकि इम्पेनिटेंस मतलब ये तो अपोजिट हो गया इसका, और रिमोर्सलेस भी अपोजिट हो गया, है ना। रिमोर्स करना तो होता है ना, पछतावा करना, दुख व्यक्त करना, और यहाँ पर लिख रहा है रिमोर्सलेस, तो ये तो अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। तो इसका जो सिनोनियम है वो ये है, पेनिटेंस। नेक्स्ट है 31 से लेके 35, फाइंड द वर्ड दैट हैज़ द मीनिंग जस्ट ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने सिनोनियम पढ़े थे, यहाँ पे हम एंटोनियम देखेंगे। ठीक है, एंटोनियम है 31 का बताना। एडवर्सरी, एडवर्सरी का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एडवर्सरियल, एंटागोनिस्टिक, एंटीपैथिक, एफेबल। तो ये तो सारे इसके सिनोनियम हो गए। एडवर्सरी के जो सिनोनियम है वो सारे हैं ये। ठीक है, एडवर्सियल भी ये इसका सिनोनियम है, एंटीपैथिक भी हो गया। एफेबल जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इलूजरी। इलूजरी का आपको बताना है एंटोनियम। क्या एंटोनियम होगा इसका, डे ड्रीम लाइक, डिलूजिव, हेलुसिनेशरी, है ना, सब्सटेंशियल। तो जो इलूजरी है इसका मतलब होता है भ्रामक। भ्रामक स्थिति होती है ना, जैसे कुछ भी कोई उसका आधार नहीं है, एक तरह से एक भ्रम की कंडीशन होती है। तो डे ड्रीम लाइक, जो दिन का जो ड्रीम होता है क्या है, वो भी एक तरह से भ्रम होता है। डिलूजिव तो होता ही भ्रम है। हेलुसिनेटरी, ये भी तो भ्रम होता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका जो मतलब अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सब्सटेंशियल, जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई सब्सटेंस है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लेमी, बामी। इसका अपोजिट क्या बनेगा, है ना, क्लीमेंट, जीनियल, क्लाउडलेस या फिर नेस्टी। सो बामी का मतलब पहले तो समझो क्या होता है, इसका मतलब होता है खुशबूदार, मतलब खुशबू। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये नेस्टी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है 34 लसियस। लसियस का मतलब क्या होता है, मतलब लसियस का आपको अपोजिट बताना है, मतलब नहीं बताना, इसका उल्टा बताना है। एम्ब्रोसियल, एपिटाइजिंग, जैनिटी और या फिर अनसेवरी। तो लसियस होता है टेस्टी, है ना, स्वादिष्ट के सेंस में होता है ना, लसियस लस्सी।
हम बोलते हैं ना लस्सी इस लस्सी, लस्सी के साथ इसको जोड़ के रखना, हमेशा आपको याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। लस्सी इस लस्सी कैसी होती है? टेस्टी, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनसेवोरी। अनसेवोरी क्या होता है? इसमें स्वादहीन है, कोई स्वाद ही नहीं है। आउटले, आउटले क्या होता है? आउटले का अपोजिट क्या होगा? डिसबर्स, ड्रॉप, एक्सपेंड या फिर प्रोक्योर। तो आउटले का मतलब होता है खरीद, मतलब कोई सी चीज़ की कॉस्ट, यानी कोई चीज़ की खरीद है ना, उसको आउटले बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोक्योर, क्योंकि इसका मतलब होता है बेच, किसी चीज़ की बेच खरीद होती है ना, खरीद बेच, तो खरीद हो गया ये और बेच हो गया ये। फाइंड द करेक्ट वन वर्ड बताना है यहाँ पे, है ना, वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। 36 से 40 तक यहाँ पर वन वर्ड है, वन वर्ड के क्वेश्चन हैं, आपको देखने हैं और बताने हैं। देखिए, मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अदर पर्सन और ए थिंग। मेंटली किसी के साथ अपने आप को जोड़ना। सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी। तो ये टेलीपैथी होता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो वन थ्योरी में बिलीव करता है गॉड की, तो वो कौन होगा? थीस्ट होगा, एथीस्ट होगा, मोनोथीस्ट होगा या फिर पॉलीथीस्ट होगा, ठीक है। सो द पर्सन हु बिलीव इन वन थ्योरी इज कॉल्ड मोनोथीस्ट, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। तो जो वन थ्योरी में बिलीव करता है, यानी एकवाद, मतलब एकेश्वरवाद को मानता है, उसको मोनोथीस्ट बोलते हैं। जो सर्वेश्वरवाद को मानता है, यानी कि बहुत सारे गॉड्स की थ्योरी में बिलीव करता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीथीस्ट। एंड जो भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथीस्ट। एंड थीस्ट यानी वो भगवान को बहुत पूरी तरह से मानता है, यानी कि बिल्कुल आस्तिक है, भगवान के प्रति समर्पित है, उसको हम थीस्ट बोलते हैं। सो द राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? सी वाला, है ना, मोनोथीस्ट। वन हु बिलीव इन मैनी गॉड, जो बहुत सारे गॉड्स के अंदर बिलीव करता है, ऐसी सोच वाला व्यक्ति कौन होता है? मैंने अभी ऊपर बताया ना, पॉलीथीस्ट। पॉली मीन्स होता है मैनी, सो मैनी गॉड्स को मानने वाला होता है पॉलीथीस्ट। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, रिलीजियस मेडनेस। रिलीजियस मेडनेस क्या होती है? तो पहले तो ये समझो कि मेडनेस जो भी, जिस भी वर्ड के पीछे लगी, मतलब मैनिया का मतलब होता है मेडनेस, तो जिस भी वर्ड के पीछे मेडनेस लगी होगी वहाँ मैनिया वर्ड आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलीजियस मेडनेस, तो रिलीजियस के लिए वर्ड आता है थियो, तो यहाँ पे थियोमैनिया आपका आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, थियोमैनिया, ठीक है। रिलीजियस मेडनेस है ना, धार्मिक पागलपन, ऑब्सेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, अ वार और स्ट्रगल अगेंस्ट गॉड और अमंग और अगेंस्ट द गॉड, ठीक है। कोई स्ट्रगल हो या फिर वार है जो गॉड के अगेंस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? थियोमैकी, एंजल वार, टैकमैकी, टैल्कोमैकी, क्या बोलते हैं उसको? सो ये आंसर हो जाएगा आपका, थियोमैकी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 41 से लेके 44, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे पंचुएशन मार्क लगाना है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, योर नेचर इफ़ आई से फ्रेंकली इज़ वेरी स्वीट। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा जो नेचर, अगर फ्रेंकली मैं कहूँ तो तुम्हारा नेचर बहुत स्वीट है। कौन सा सेंटेंस सही है यहाँ पर जिसमें सही पंचुएशन मार्क लगाए? योर नेचर, ये तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। योर नेचर के बाद कॉमा और इफ़ आई से फ्रेंकली, यहाँ भी कॉमा आएगा, फिर इज़ वेरी और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि योर नेचर, इफ़ से पहले कॉमा है, फिर इफ़ आई से फ्रेंकली के बाद कॉमा है, फिर इज़ वेरी, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसे पढ़िए, इसमें कौन सा पंचुएशन मार्क सही है? 42, देन एट लास्ट आई रीच्ड माई होम, और फिर मैं अपने घर पहुंच गया, सिंपल। तो देन क्या है? एडवर्ब है यहाँ पे, तो एडवर्ब के बाद कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। देख लो देन के बाद कहाँ कॉमा लगा है, यहाँ तो लगा नहीं है, यहाँ लगा है, बट यहाँ पर यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है, ठीक है। देन एट लास्ट, अच्छा तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आई है ना, यहाँ पर जो आई है सही ए भी है, लेकिन यहाँ पे आई छोटा दे रखा है, यहाँ पे बड़ा, तो बड़ा आई आएगा यहाँ पे। तो डी इज़ द राइट आंसर।
43 को देखिए, फॉर डिनर आई हैड सूप, फिश, चिकन, डेजर्ट एंड कॉफ़ी। इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीरीज़ में होती हैं तो है ना, हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर डिनर आई हैड, डिनर के लिए मेरे पास क्या क्या है, अब सारी एक लिस्ट है उसके पास। सूप है तो कॉमा लगेगा, फिश है फिर कॉमा लगेगा, चिकन है फिर कॉमा लगेगा, डेजर्ट है फिर कॉमा लगेगा, एंड से पहले नहीं लगेगा, है ना, कि एंड आ गया यहाँ पे, एंड कॉफ़ी। तो देख लो यहाँ पे कौन सा है, ये तो यहाँ पे कॉमा ही नहीं दिया हुआ, यहाँ भी यहाँ दिया है लेकिन यहाँ बीच में डैश दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर डिनर आई हैड सूप, फिश, चिकन, डेजर्ट एंड कॉफ़ी, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, बेकन सेज रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। बेकन कहते हैं कि रीडिंग क्या बनाती है, व्यक्ति को फुल बनाती है, राइटिंग एग्जैक्ट बनाती है, कॉन्फ्रेंस रेडी बनाती है। ये यहाँ पे देखिए कौन सा पंचुएशन वाला सेंटेंस सही है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होता है ना उसे इन्वर्टेड कॉमा ऐसे रखते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, यहाँ कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है तो ये गलत है सेंटेंस। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये बिल्कुल गलत है, कॉमा ऐसे थोड़ी लगता है, आधा अधूरा लगाया हुआ है इसमें, ये यहाँ पे क्या लगा दिया है। फिर वैकेंसीज, फिर ये इस तरीके से, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही आपका आंसर है वो हो जाएगा ये वाला, ये बिल्कुल सही है। वैकेंसीज या डॉट डॉट ऐसे आता है। स्टेटमेंट को ना दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे भी लिखते हैं कॉमा लगा के, और एक इस तरीके से दो डॉट भी बनाते हैं, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो बंद हो गया, ठीक है। और ये फ्रेजेस है ना अलग अलग, तो हर फ्रेज के बाद कॉमा भी आया है, ठीक है। तो ये सही है, डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। हु कमेंटेड परहैप्स नो वन हैज़ मेड सो ग्रेट एज द फर्स्ट मेजर लिंक ऑफ विश एंड ड्यूटी इन द इंडिविजुअल करेक्टर एज शेक्सपियर डिड। ये किसका स्टेटमेंट है शेक्सपियर को लेके? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप और गीथे। तो ये इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। एक जर्मन है यानी फ्रांस राइटर है, ये ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। सो फिलहाल आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 46। थॉमस द क्वेंसी राइट अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क। थॉमस द क्वेंसी शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं अपने वर्क में, ओ माइटी पोइट, O mighty poet, thy work are not as those of other men, simply and merely great work of art, but are also like the phenomena of nature, like the sun and the sea, the star and the flower, like frost and snow, rain and dew, hailstorm and thunder, which are to be studied with entire submission of our faculties. The work is, तो कौन से वर्क में थॉमस दी क्वेंसी ने ये स्टेटमेंट मतलब ये कहा है अबाउट शेक्सपियर? सो द राइट आंसर इज़ ए, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ठीक है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये इनका ऐसे है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर का जो वो है प्ले मैकबेथ, उसमें जो पोर्टर सीन है ना, पोर्टर सीन को इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हु रोट ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, इंग्लिश मैन एंड वीमेन विल से टू वन अनदर, यस दिस शेक्सपियर इज अवर्स, वी प्रोड्यूस्ड हिम, हमने उसे प्रोड्यूस किया है, वी स्पीक एंड थिंक बाई हिम, वी आर ऑफ वन ब्लड एंड काइंड विथ हिम। किसका स्टेटमेंट है, किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके थॉमस कार्लाइल, जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप और गीत। व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के बारे में, इन हीरोज और हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप, इस वर्क में इन्होंने लिखा है, थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हु राइट आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशन,
अगर मैं कहूँ कि शेक्सपियर को मतलब मैं ट्रांसलेट करूँ कि वो क्या है, एक ओशन है, तो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे, किसका स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। थॉमस कार्लाइल, जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पो, विक्टर ह्यूगो। ठीक है, सो विक्टर ह्यूगो लिखते हैं आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशन। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, who write I expected to receive a powerful aesthetic pleasure but having read one after the other work regarded as his best, King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth, not only did I feel no delight but I felt an irresistible repulsion and tedium। किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है। थॉमस कार्लाइल, लियो टॉल्स्टॉय, अलेक्जेंडर पो, विक्टर ह्यूगो। सो राइट आंसर इज बी, लियो टॉल्स्टॉय का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है। वो कह रहे हैं कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि कितने ट्रिवियल पीपल हैं जो उनके बारे में ऐसा लिखते हैं। हाउ बोरिंग, हाउ स्मॉल शेक्सपियर पीपल आर येट द लैंग्वेज सो लवली। जबकि उनकी जो लैंग्वेज इतनी अच्छी है फिर भी लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं, ये इनको पसंद नहीं आता। लाइक द डाइज फ्रॉम गेस्टर। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, थॉमस कार्लाइल, लियो टॉल्स्टॉय, D.H. लॉरेंस एंड विक्टर ह्यूगो। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए क्या सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है D.H. लॉरेंस का, सो द राइट आंसर इज D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। मतलब इनके जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनके कैरियर का कौन सा टाइम पीरियड है जो ग्लोरियस माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके, ये। ठीक है, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पे जो इनका जो बेस्ट टाइम है इनके कैरियर का वो माना जाता है 1797 से 1807। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर है ना, क्योंकि 1797 में ही तो इन्होंने ये जो है इनका, इसके एक साल बाद ही तो इनका लिरिकल बेलाड आया था, और इसके बाद जो भी टाइम आया है इनका वो अच्छा ही था, जितने भी वर्क आए वो सभी अच्छे थे। नेक्स्ट है 52, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगिन आफ्टर। अब इनका जो डिक्लाइन पीरियड है मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का जो डिक्लाइन पीरियड है वो कौन सा आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1798, 1800, 1805, 1807। सो द राइट आंसर इज 1807, यानी इसके बाद जो पीरियड है, इसके बाद का जो टाइम है उसको डिक्लाइन माना गया है। मतलब क्रिटिक कहते हैं कि जो पोएटिक जीनियस है वर्ड्सवर्थ के अंदर वो डिक्लाइन हो चुकी थी 1807 के बाद में। नेक्स्ट है 57, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल द चाइल्ड अ प्रोफेट, अ सीयर एंड ए फिलोसोफर। कौन सी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जिसके अंदर वो एक बच्चे को प्रोफेट एंड शीयर एंड फिलोसोफर मानते हैं। गिल्ट एंड सोरो, और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, द प्रील्यूड एंड इवनिंग वॉक। सो द राइट आंसर इज बी, और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। नेक्स्ट है 54, अबाउट विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ सर वाल्टर रैले राइट, इट वॉज नॉट बाई एन acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind। ऑप्शंस हैं आपके, गिल्ट एंड सोरो, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, द प्रील्यूड एंड इवनिंग वॉक। सो राइट आंसर इज बी, ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी के बारे में वाल्टर रैले जो हैं लिख रहे हैं, है ना। ये कब आई थी इनकी जो ऑड है 1803 में इन्होंने कंपोज की थी, एंड पब्लिशिंग ईयर है 1807। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट
थर्ड स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की थर्ड स्टेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है? ठीक है, ऑप्शंस हैं एनिमल मूवमेंट एंड कोर्सर प्लीजर, स्टेज ऑफ mere sensibility devoid of thought, nature became the nurse, guide and the guardian of his heart, sweet and fanciful like child dream। सो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेचर बिकम द नर्स, गाइड एंड द गार्जियन ऑफ हिज हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56, विच पोइम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथीस्टिक फिलोसफी। वर्ड्सवर्थ की जो पैंथेस्टिक जो फिलोसफी है ना, जो वर्ड्सवर्थ मानते हैं, वो किस पोइम के अंदर दिखाई गई है? गिल्ट एंड सोरो, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी, द प्रील्यूड, टिंटन एबी। सो राइट आंसर इज डी, टिंटन एबी। टिंटन एबी के अंदर उनकी जो पैंथीस्टिक फिलोसफी है वो देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हु एप्रिसिएटेड वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को किसने एप्रिसिएट किया है? मतलब वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उसको किसने ऐसे एप्रिसिएट किया है? माइकल को। इन दी वर्ड्स, इन शब्दों में, नेचर हर सेल्फ सीम्स टू हैव टेकन द पेन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम विद हर ओन बेयर शेयर पेनिटेटिंग पावर। किसका स्टेटमेंट है ये? सर वॉल्टर रेले, जॉर्ज सैन्सबरी, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन। ठीक है, तो माइकल के बारे में कहने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, माइकल, इजाबेल, ल्यूक आर दी करेक्टर्स। ये कुछ करेक्टर हैं इन वर्ड्सवर्थ पोइम। इनकी कौन सी पोइम के अंदर है? वर्ड्सवर्थ की किस पोइम के अंदर हमें माइकल, इजाबेल, ल्यूक देखने को मिलते हैं? सो इनकी पोइम है माइकल। ठीक है, माइकल, जो कि इनकी कंपोज हुई थी 1800 में, और पब्लिशिंग ईयर भी क्या है? सेम है, 1800। ओके, तो माइकल इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज़ लेबल्ड पैराडाइज रीगेन्ड एज ए ब्रीफ एपिक। ठीक है, ब्रीफ एपिक का लेबल किसने दिया है पैराडाइज रीगेन्ड को? ये देने वाले हैं, ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपके 4, बारबरा के लेविस्की, आई रिचर्ड, नॉर्थऑफ फ्राई, एफ आर लेविश। सो बारबरा के लेविस्की इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मिल्टन कंपोज पैराडाइज रीगेन्ड एट हिज कॉटेज इन कैलफोन्ट सेंट गाइल्स इन। ठीक है, इन्होंने अपना जो पैराडाइज रीगेन्ड है अपनी कॉटेज कैलफोन्ट सेंट गाइल्स में लिखा था, जो कि है, ऑप्शंस हैं बकिंघम शायर, वॉरविक शायर, सोमरसेट, डोरसेट शायर। तो वॉरविक शायर का संबंध तो शेक्सपियर के साथ है। ठीक है, और सोमरसेट और इनका वर्ड्सवर्थ के साथ रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर ए, बकिंघम शायर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके वेरिटी, मैकमिलान, पैटिशन, बुश। सो मैकमिलान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, Alone of English poet, alone in English art, Milton has it. He is our great artist in style, our one first rate master in grand style. Who said this? किसने कहा है ये? मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन। सो ए इज़ द राइट आंसर। मैथ्यू आर्नोल्ड का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63, हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ very keen senses, I mean of all the 5 senses, his blindness would not have mattered so much, but for a man whose sensuousness such as it was had been withered early by book learning and whose gifts were naturally oral, it mattered a great deal. Who said it? ये कहने वाले हैं T.S. Eliot। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, शेक्सपियर पैशन इज पैशन मॉडिफाइड बाई पैशन, मिल्टन्स इज पैशन मॉडिफाइड बाई कंटेम्पलेशन। हु सैड दिस? ऑप्शंस हैं आपके मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, हैजली, टी.एस. एलिट। सो दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय विलियम हैजलिट। सो द राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65. द प्ले इज क्रिटिसिज्म ऑफ द वार. गाल्सवर्दी present his incident of the Great War in an allegorical manner. Which play is being referred here? कौन सा प्ले यहाँ पर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ठीक है, द जॉय, अ फैमिली मैन, द स्किन गेम, द शो. सो सी इज द राइट आंसर, द स्किन गेम. नेक्स्ट है गाल्सवर्दी present various forms of egoistic prejudices, delusion and numerous other vices that eat into the vital of our life. The play is, कौन सा प्ले है ये? द जॉय इज द राइट आंसर. ये आया था 1907 में. ठीक है. नेक्स्ट है 67. दिस इज़ ए डोमेस्टिक ड्रामा. कैसा ड्रामा है? डोमेस्टिक है. एंड इन दिस प्ले गाल्सवर्दी अटैक द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सपोजेज इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस इन डोमेस्टिक लाइफ. कौन सा ड्रामा है ये जिसमें ये बात कर रहे हैं शेक्सपियर, गाल्सवर्दी? द शो, द फॉरेस्ट, द स्किन गेम या फिर फैमिली मैन. सो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी. डोमेस्टिक ड्रामा की बात हो रही है ना. फैमिली मैन क्या है? डोमेस्टिक प्ले है इनका, जो फैमिली रिलेशन के ऊपर जो है आधारित है. ठीक है. तो ये प्ले इनका कब आया था? लास्ट फेज में आया था, 1922 में आया था. क्वेश्चन नंबर है 68. ए नेम स्पेशली कम्प्लीटली फेक वन अंडर विच एन ऑथर पब्लिशेज देयर वर्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर रियल नेम. ठीक है. ऑथर जब अपना फिक्सियस नेम यूज़ करता है ना, अपना मतलब रियल नेम की जगह वो अपना कोई मतलब काल्पनिक नेम यूज़ करता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉम दे प्लम, फ्रेंड नेम, सोलो नेम, पेंसिल नेम. कैसे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे? सोलो नेम, पेंसिल नेम. तो आपका जो आंसर है हो जाएगा, वो हो जाएगा ये ए, नॉम दे प्लम. इसको बोलते हैं ना जब राइटर अपना फिक्शियस, जैसे गाल्सवर्दी ने यूज़ किया ना जॉन सिन जॉन, है ना, जॉन सिन जॉन. ये क्या है? ये उनका फिक्सियस नेम है, या फिर हम बोलें तो नॉम दे प्लम है. ओके. नेक्स्ट है 69. अ फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्सड विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम इन द पास्ट. ऑप्शंस हैं आपके लॉन्गिंग, मैरी मेकिंग, पास्ट लव, नॉस्टैल्जिया. ठीक है. एक ऐसी फीलिंग जो मिक्सड है, मतलब दुख भी है उसमें, सुख भी है. दुख कैसे है? मतलब सुख कैसे, पहले ये जानो. सुख कैसे है कि जब हम अपने कोई पास्ट की इवेंट को याद करते हैं, यानी पुरानी किन्हीं अच्छे बातों को, बीती बातों को हम याद करते हैं, तो हमें एक अच्छी सुख की अनुभूति होती है ना, बहुत अच्छा हम फील करते हैं. बट दुख क्यों होता है? क्योंकि अब हम उस चीज़ को दोबारा से नहीं पा सकते, या दोबारा उस टाइम को जो खो गया नहीं जी सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुख भी होता है ना. तो इसलिए ये को मिक्स्ड फीलिंग इसको बोला जाता है. तो ये बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. ठीक है. जी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. द ब्रांच ऑफ फिलोसफी. ये फिलोसफी की ब्रांच है दैट स्टडीज कॉन्सेप्ट सच एज एग्जिस्टेंट, बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी. यानी कि एक फिलोसफी की ब्रांच है जिसमें जो है ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जैसे एग्जिस्टेंस हो गया, बीइंग हो गया, बिकमिंग हो गया, रियलिटी हो गया. इसको हम बोलेंगे ऑन्टोलॉजी. ओके. तो राइट आंसर इज़ ए, ऑन्टोलॉजी. नेक्स्ट है 71. A stage drama set to music in its entirety, made up of vocal pieces with instrumental accompaniment and usually with orchestral overture and interludes. Okay. ऑप्शंस हैं आपका कौन सा ये स्टेज ड्रामा है, किसके बारे में बात हो रही है बताना है आपको. डांस है, कॉमेडी है. डांस तो कोई ड्रामा होता नहीं है. ओपेरा है, मास्क है. ठीक है. तो ये सब टाइप है ना, कॉमेडी, मास्क, ओपेरा भी होता है. डांस तो एक गुण है आपके अंदर, है ना, एक कोई क्वालिटी को कहते हैं. सो सी इज़ द राइट आंसर, ओपेरा. नेक्स्ट है 72. अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटन वर्स डिलीवर्ड इन हाई प्रेज ऑफ ए पर्सन और थिंग. ठीक है. फॉर्मल पब्लिक स्पीच जो किसी की प्रेज में बोली जाती है, फॉर्मल है यानी कि पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है. इसको क्या बोलेंगे? पैनिग्रिक, सिकोफेंसी, निक्रोमेंसी और डर्माटोलॉजी. सो सिकोफेंसी तो चापलूसी होती है ना. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैनिग्रिक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटन वर्स डिलीवर इन हाई प्रेज ऑफ ए पर्सन और थिंग. ठीक है. ये एक फॉर्मल पब्लिक स्पीच होती है. फॉर्मल यानी कि इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं होती, और किसी के सम्मान में, किसी को प्रेज़ करने के लिए बोली जाती है.
पब्लिकली, इसे क्या बोलेंगे? पैनिग्रिक्स होते हैं, सिकोफेंसी, निक्रोमेंसी या फिर डर्माटोलॉजी। सो सिकोफेंसी तो चापलूसी होती है ना। पैनिग्रिक्स इज़ द राइट आंसर, ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 73, ए पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन ए फनी वे। ठीक है, पीस ऑफ राइटिंग और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन ए फनी वे, इसे क्या बोलेंगे? मेलोडी, सैटायर, कॉमेडी एंड पैरोडी। सो दिस इज पैरोडी, सो द राइट आंसर इज डी, पैरोडी। पैरोडी में क्या किया जाता है? कोई भी चीज़ है ना, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, सब इसको फ़नी वे में कॉपी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 74, द यूज़ ऑफ ए लॉन्गर फ्रेजिंग इन प्लेस ऑफ पॉसिबल शॉर्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, अ राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, मतलब लॉन्गर फ्रेजिंग मतलब आप बात करते समय लॉन्ग फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हो इन प्लेस ऑफ शॉर्टर। ठीक है, जो बात हमारी छोटे शब्दों में भी हो जाए उसके लिए भी आप घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बात मतलब लंबे चौड़े फ्रेज यूज़ कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरीफ्रेजेस। पैरीफ्रेजेस मतलब बात को घुमा फिरा के कहना, राउंड अबाउट वे में बोलना। ये आया है ना, राउंड अबाउट। नेक्स्ट है 75, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच टिपिकली इंटेंडेड टू इंस्पायर एंथुजियाज्म इन द ऑडियंस, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन हैं आपके पेरोरेशन, पैनिग्रिक्स, मोटिवेशनल स्पीच और यूलॉजी। तो मैंने अभी बताया था ना तुम्हें, पैनिग्रिक्स तो पब्लिक प्रेज होते हैं, पेरोरेशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76, द कैपिटल वाइसेस और कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग, प्राइड, ग्रीड, रेत, ठीक है, घमंड, लालच, गुस्सा, क्रोध, एनवी, जलन, लस्ट, ठीक है, ग्लूटनी एंड स्लॉथ आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? 7 हेवनली वर्च्यू बोलेंगे। ये वर्च्यू तो है नहीं, घमंड, ईर्ष्या, लालच, ये वर्च्यू होते हैं। 7 डेडली सिंस होते हैं ये, है ना। सो बी इज़ द राइट आंसर, ये होते हैं 7 डेडली सिंस। ठीक है, क्रिश्चियन मिथोलॉजी में। नेक्स्ट है 77, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लासिकल कार्डिनल वर्च्यू, मतलब 4 क्लासिकल हैं, एंड ऑफ प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस एंड करेज, ये 4 हो गए ना, विद द 3 थियोलॉजिकल वर्च्यू ऑफ फेथ, होप एंड चैरिटी इज नोन। इनको क्या जाना जाता है? इनको बोलते हैं 7 हेवनली वर्च्यू। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज इन प्लूरल फॉर्म। इनमें से कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं? सो यहाँ पे आपको आंसर दिख गया होगा, है ना, ऑल ऑफ दीज। डी इज़ द राइट आंसर। एसेट्स, एनल्स और ये चैटल्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑलवेज प्लूरल। नेक्स्ट है 79, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वन। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज़ होते हैं, उनके बारे में आपको इनकरेक्ट फ्रॉग का टेडपॉल, ठीक है, गेंडर, गॉजलिंग, गॉट, लैम, हेयर, लीवरेट। सो गॉट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। ये बताना आपको सिंगुलर प्लूरल में कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 80 का हो जाएगा यहाँ पे प्लेट्यू, ये वाला जो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब सही है, ये तीनों की तीनों करेक्ट हैं। जो इनकरेक्ट है वो हमारा ये है, प्लेट्यू। नेक्स्ट 81 से 85 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। ठीक है, कौन सा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर ये बताना है ना। 81 है, आई विश दैट आई डैश कम अर्लियर। तो काश में अर्लियर जल्दी आ गया होता, तो यहाँ पे कौन सा आएगा वर्ब, कौन सी सही ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी? आई विश दैट आई कुड अर्लियर, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82, ही सैड दैट ही डैश ट्राई अगेन। ठीक है, उसने क्या कहा था कि वो दोबारा से इसको ट्राई करेगा। सो कैन, कुड, शुड, वुड। सो डी इज़ द राइट आंसर, वुड आ जाएगा। नेक्स्ट है 83, ही वर्क हार्ड सो दैट ही डैश विन दी प्राइज। उसने क्या किया? कठिन परिश्रम किया जिससे कि वो प्राइज जीत सके। सो कैन, मे, शुड, वुड, नीड, डेयर, माइट, कुड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ना वो आपका हो जाएगा डी, माइट, कुड।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सो दैट है ना, सो दैट उसके साथ माइट मतलब मे और माइट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट है ना तो माइट होगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो मे हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात है ये। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84, वी रैन सो दैट वी डैश अराइव इन टाइम। ठीक है, तो हम तेज़ दौड़े ताकि हम क्या कर सकें, ट्रेन को टाइम से पकड़ लें। टाइम तो यहाँ पे माइट का यूज़ होगा, है ना। सो दैट के साथ माइट कुड भी आ सकता है, बट अगर माइट है तो माइट को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे। ठीक है, माइट इज़ द राइट आंसर। 85, ही सैड दैट ही डैश गिव एन अर्ली रिप्लाई। ठीक है, कैन, कुड, शुड, वुड, सो डी इज़ द राइट आंसर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 87, इन द सेंस ऑफ इनकम द वर्ड मीन्स ऑलवेज टेक्स ए। ठीक है, जब साधन मतलब इनकम के रूप में जब ये यूज़ होता है वर्ड मीन्स, तो हमेशा कौन सी वर्ब लेता है ये आपको बताना है। सिंगुलर लेता है, प्लूरल लेता है। सिंगुलर इफ़ टेंस इज़ प्रेजेंट सिंपल, प्लूरल इफ़ टेंस इज़ पास्ट सिंपल, क्या लगेगा यहाँ पे। तो देखिए ऐसा है कि जो मीन्स वर्ड है ना, इसके साथ क्या सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ होती हैं। तो जब इनकम के सेंस में जब ये यूज़ हो रहा होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन जब ये साधन के रूप में यूज़ हो रहा होता है ना तो सिंगुलर भी आ जाती है और प्लूरल भी आ जाती है। तो अभी के लिए जो आंसर आपका बनेगा वो बी हो जाएगा, ऑलवेज प्लूरल। नेक्स्ट है 88, व्हेन द प्लूरल नाउन इज़ ए प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट इट मस्ट बी फॉलोड बाई ए। ठीक है, जब प्लूरल नाउन है बेशक, लेकिन वो कोई प्रॉपर नाउन का नेम मतलब प्रॉपर नाउन है वो, या फिर वो कोई कलेक्टिव यूनिट को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular, singular verb आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, टू नाउन क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाई एंड रिक्वायर ए। ठीक है, तो आपको पता है ना ईच एवरी इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्शन है 91 से लेकर 100, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस फिल करने हैं आपको। यहाँ पे 91 का है, ही इज़ इन्वॉल्व डैश डिफ़िकल्टीज़। ऑप्शंस हैं इन, ऑन, ऑफ, अबाउट। तो इन्वॉल्व के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज़ होता है। ठीक है, ही इज़ इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्टीज़, सो इज़ द राइट आंसर। 92 है, द ऑडिटर इज़ एंटाइटल्ड डैश हिज रिमनरेशन। ठीक है, ऑडिटर इज एंटाइटल्ड के बाद आता है टू, है ना, तो टू इज द राइट आंसर। 93, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। तो हमें पता है ये प्रीफर वगैरह इनके साथ कंपैरिजन करने पर टू आता है, देन नहीं आता, सो बी इज़ द राइट आंसर। 94 का, आई डोंट कनकर डैश यू डैश दैट ओपिनियन। तो यहाँ पर कौन सा ये जो प्रीपोजिशन लगेगा, आई डोंट कनकर विद यू। ठीक है, साथ के सेंस में तो हमेशा विद ही आता पर्सन के लिए विद, और इन दैट ओपिनियन के लिए इन आया है यहाँ पर, सो ए इज़ द राइट आंसर। देयर इज़ नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल में, सो देयर इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस रूल, ए इज़ द राइट आंसर। 96 का है, आई एम ऑब्लाइज्ड डैश यू फॉर योर काइंडनेस। ठीक है, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, ऑब्लाइज्ड, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, इन सब के बाद टू आता है, सो टू इज़ द राइट आंसर, है ना। और 4, आप तुम्हारी दयालुता के लिए क्या हूँ मैं, थैंकफुल हूँ, ऑब्लाइज्ड हूँ, ग्रेटफुल हूँ, इन सब के साथ टू लगता है, सो टू, ये बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97, आई एम नॉट एनवियस to his business, so B is the right answer. Next है 98, I am convinced that
डैश द नेसेसिटी ऑफ इन प्रूडेंस, इन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 99, वी शुड रिलाई, देखो पहले से ही लगा हुआ है ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट, इन सब कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं ना, तो उनके साथ क्या आता है, ऑन आता है। वी शुड रियली ऑन आवर ओन एफर्ट, सो बी इज़ द राइट आंसर। आई एम इंक्वायर्ड डैश द सर्वेंट इफ़ हिज मास्टर वॉज एट होम, सो यहाँ पे इंक्वायर्ड के बाद ऑफ आएगा, ठीक है। इंक्वायर्ड के साथ कई प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे बता दूँ पहले 3 आते हैं, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ भी आता है, इंक्वायर्ड इनटू भी आता है, और इंक्वायर्ड क्या आता है, आफ्टर भी आता है, ठीक है। आफ्टर, जब इंक्वायर्ड आफ्टर होता है तो उसका मतलब होता है हेल्थ के बारे में पूछना। इंक्वायर्ड इनटू जब आ जाता है ना, इनटू, ये मैटर के लिए होता है, किसी मैटर की छानबीन। और जब अगर ऑफ आ जाता है ना, तो ये किसी पर्सन के लिए, पूछताछ के लिए होता है, सो ऑफ, सो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शोइंग रेस्पेक्ट इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाई द वर्ड रेस्पेक्टेबल, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 102, ही डज़ नॉट वर्क मच, वो ज़्यादा काम नहीं करता। मच इन द सेंटेंस यूज्ड, मच क्या है इस सेंटेंस में बताना है आपको। सो यहाँ पे टू शो एम्फेसाइज इन दी पॉजिटिव डिग्री, टू मॉडिफाई वर्ब को टू मॉडिफाई वर्ब इन ए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बट नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है ना, हाँ, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103, एज सून एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट द डैश ऑफिसर नो एरर, देखो मुझे इसमें कोई एरर नज़र नहीं आई है इस सेंटेंस के अंदर, तो मैं इसमें ई लगा देती हूँ। नेक्स्ट है 104, दिस बुक इज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन लैंग्वेज, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रही है, आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। 105 में द गर्ल्स सैंग फ्यू सॉन्ग, यहाँ भी मुझे कोई एरर लग नहीं रही है, लेकिन वहाँ पर बुक के अंदर जो की जो आंसर की होती है ना, उसमें यहाँ पर बी दे रखा है एरर में, है ना। फिर आप इसको अपना फाइंड आउट करना कि क्यों यहाँ पे बी है। और यहाँ पर जो है इस वाले पार्ट में एरर बताइए, बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज, तो मुझे तो ये सही लग रहा है क्योंकि गेस्ट प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है ना, मुझे कोई गलती इसमें दिखी नहीं है, आप देख लेना। 106, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री योर व्यू पॉइंट इज़, तो यहाँ पर है आंसर की में, सी में एरर है, ठीक है। लेकिन जो आंसर की जो एरर है वो मुझे ठीक नहीं लग रही है ना, तो इनको आप खुद देख लेना अपने आप एक बार। द फेमस ऑरेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वॉज इन पावर लॉन्गेस्ट देन, बस मुझे ये वाला एक एरर समझ में आया है कि यहाँ पे जैसे देन लगा है तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो ये लॉन्गेस्ट गलत हो जाएगा, है ना। तो सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। आंसर की में यहाँ भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। लिमोसिन है, लिमोसिन की कौन सी स्पेलिंग सही होती है, सो बी इज़ द राइट आंसर, लिमोसिन, LIMOUSINE, ठीक है। माउस, MOUS, ठीक है। माउस लिख लो पहले, फिर INE लगा दो, ऐसे याद हो जाएगी। नेक्स्ट है 109, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट वर्ड कौन सा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन, बिगनिंग, मेंटेनेंस, गैरेज, सो गैरेज की स्पेलिंग सही है, ठीक है, बाकी सब गलत दे रखे हैं, गैरेज। नेक्स्ट है 110, चूज़ द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, बिलीव, रिसीव, कंसीव, बिलीव, तो ये आपको पता ही है ना कि जो सी होती है, सी के साथ तो EI इस तरीके से लिखा जाता है, सी के साथ मतलब ई आता है ना, और बाकी जो वर्ड होते हैं उनके साथ, जैसे एल लिखा हुआ है तो एल के साथ LIE आएगा, तो बिलीव सही है, कंसीव, रिसीव सही है, बिलीव यहाँ पे गलत है ना, इसमें आई नहीं आता, AVE आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलना है यहाँ पे। एलिस सेड, एलिस ने कहा हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके अंदर तो जो हाउ होता है, व्हाट होता है, ये वेरी में चेंज हो जाता है ना, तो देख लो कौन सा सही है, ये वाला सही हो जाएगा, डी, एलिस एक्सक्लेम्ड, ठीक है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके लिए एक्सक्लेम का हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड आ गया, फिर दैट से इसको हम जोड़ देंगे, और जो आई है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सी आ गया यहाँ पे, एम का आवाज़ हो गया, वेरी
ये जो हाउ होता है ये वेरी हो गया यहाँ पे, ठीक है, वेरी ये हो गया, डी सही है। नेक्स्ट देखो 112, ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ये पता ही है आपको, ये भी एक्सक्लेमेटरी वाले हैं, तो ही अपलोडेड, ब्रेवो का अपलोड हो जाता है ना, ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ये ऐसे बन जाएगा, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 113, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, तो उसमें हमने इसका बनाया था अभी पीछे, देख लो ये इसके ऑप्शंस हैं, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 114 से 115 फाइंड आउट विच सेंटेंस हैज़ वर्ब एक्टिंग एज पार्टिसिपल, कौन सी वर्ब यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रही है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है 114 में, लास्ट वीक आई मेड स्टडिंग माई प्रायोरिटी एज पार्ट ऑफ हिज राइटिंग प्रोसेस ही बिगेन रिकॉर्डिंग एवरी डिटेल, वंस रजत गेव द ऑर्डर ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द एविडेंस, वी सॉ हर कैरिंग लगेज, सो यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे पार्टिसिपल की तरह जो वर्ब है ना वो कैरी ही यहाँ पे फंक्शन कर रही है एज ए पार्टिसिपल, हमने उसे क्या सामान ले जाते हुए देखा, वी सॉ हर कैरिंग लगेज। यहाँ पर देखो 115 में वी वॉच्ड महिका स्विमिंग, तो ए वाला ही सही है, हमने महिका को क्या करते हुए देखा, स्विमिंग करते हुए देखा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह ये यूज़ हुआ है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं, देख लो इनको। प्लेइंग ये जीरंड है, टीचिंग इज ए साइंस, है ना, पढ़ाना क्या है, विज्ञान है। कार्ड खेलना क्या है, एलोड हेयर, यहाँ पे ये जीरंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई एंजॉय शॉपिंग, ये भी जीरंड का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। 116 में देखिए, यू हैड बेटर स्टे देयर, ये ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हैड बेटर है इसके साथ, ठीक है, स्टे ही आएगा, सही है बिल्कुल। ही बिगेन टू रन अराउंड शाउटिंग, ये भी सही है। आई कैन नॉट बियर सीइंग वायलेंस, ये भी सही है। आई डोंट नो, ये गलत है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, कैसे स्विमिंग करते हैं, ठीक है, बाकी सब सही है यहाँ पे, सो डी इज़ द राइट आंसर। मतलब जो इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पे जो डी है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे हाउ लगा होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट है 117, आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। शी लर्न वेयर टू गो फॉर गाइडेंस, ठीक है, कहाँ जाना है उसने जाना। आई वॉन्ट टू नो व्हेन इज़ टू गो देयर, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, तो मैंने अभी बताया था ना ऊपर, हाउ टू टीच इंग्लिश ऐसे आता तो सही हो जाता, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा, सी, आई वॉन्ट टू नो व्हेन टू इज़ होगा, है ना, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, इन्फिनिट, व्हेन के बाद इन्फिनेटिव आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 118, आई सर्टेनली इंटेंडेड टू गो टू द पार्टी, माई सन फुटबॉल कोच इज सेड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। आई एम ग्लैड टू बी सिटिंग, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे जो इनकरेक्ट है ना वो डी वाला है, द स्टूडेंट वर थॉट टू हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर ईयर्स, ये गलत है। 119 से लेके 122 फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ठीक है, अचानक से गुड लक आना, है ना, उसको कहते हैं विंडफॉल कहते हैं उसको, तो यहाँ पे विंड फैल दे रखा है, सो आपका ये भी गलत है। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड, न्यूलॉजी, ठीक है, ये है ना। व्यूज विच आर नॉट वंस लाइकिंग, इरिटेटिंग, ये भी सही है। वॉकिंग इन स्लीप, सोमन एम्बोलिज्म, ये भी सही है, ठीक है। तो वो वाला विंड फैल गलत है, विंड फॉल होता है वो गलत था। 120, थिंग्स है ना, ये चाहिए, हाँ, थिंग्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, अनइंटेलिजिबल, ये ठीक है ना, मतलब इनकरेक्ट वन वर्ड बताना है यहाँ पे। दोज हु लिव एट द सेम टाइम,
कंटेम्प्रेरी सही है, कंटेम्प्रेरी कहते हैं ना समकालीन। टू स्प्रेड ट्रूथ फॉर बैटल, एम्प्लॉय करना नहीं बोलते इसको, ये गलत है सी वाला। ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड, बेनाइन, ये भी सही है। मतलब ये कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि जो ट्यूमर है वो ज़्यादा फैलने वाला नहीं है, यानी सौम्य ट्यूमर की बात हो रही है, यानी कि ट्यूमर ऐसा है जो ज़्यादा घातक नहीं है, तो बेनाइन यहाँ पर ठीक है, ठीक यूज़ है। 121 थिंक दैट डिस्ट्रॉय द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन का इफ़ेक्ट को, जो दवा ख़त्म कर दे उसको बोलते हैं एंटीडोट, है ना। ऐसी चीज़ें जो इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं, जहर के इफ़ेक्ट को, उसको एंटीडोट बोलते हैं। सही है ये। थिंक थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसी चीज़ को हम ओपेक बोलते हैं जहाँ से जो अपारदर्शी होती हैं। थिंग्स विच कैन नॉट बी डन विदाउट इंडिस्पेंसिबल, ये भी सही है। थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच, जो चीज़ें टच और देखी जा सकती हैं उनको क्या बोलते हैं, मैंजिबल, ये गलत है आपका, उसको टेंजिबल बोलते हैं, TANGIBL, है ना, टेंजिबल। नेक्स्ट है 122 द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट बाई स्टार एस्ट्रोलॉजी, ओके करेक्ट है ये। थिंग्स कैन कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रंट इन कम्बस्टिबल, ये भी ठीक है। थिंग्स दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ, यूथेनेशिया, ये भी सही है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो मतलब जिससे हमें जो डेथ का जो दर्द है उससे छुटकारा मिल जाए, ऐसी इच्छा मृत्यु बोलते हैं ना इसको। नेक्स्ट है डी, दैट थिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, पल्पेबल, ये गलत है, इसको इम्पल्पेबल बोलते हैं, ओके। सो डी इज़ द राइट आंसर, जो इनकरेक्ट है वो डी था आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव शुड इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ ought to बिकॉज इट इज़ साउंड मोरल नेचुरल, ठीक है ये स्टेटमेंट। एज ए मॉडल वर्ब need is most typically used in negative sentences or in affirmative sentences with a negative meaning, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है ought to is used to give advice, सही है ये भी, है ना, एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं हम ought to का। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 124 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द हाइफन इज शॉर्टर लाइन देन द डैश, सही है ना। हाइफन छोटा होता है, डैश बड़ी होती है ना, ये थोड़ी मैंने ज़्यादा बड़ी कर दी, लेकिन डैश से छोटा होता है हाइफन, तो ये सही है। द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, ये भी सही है। एपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो द ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स, ये भी सही है। सो यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर बन जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। पैरेंथेसिस रेफर्स टू राउंड ब्रैकेट एंड ब्रैकेट रेफर टू स्क्वायर, सही है ये। पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट होता है वो ऐसा होता है और ये स्क्वायर वाला होता है ऐसे, ठीक है। और फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल, ये भी सही है। एंड सी द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सो राइट आंसर इज डी। सो गाइज इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस पेपर 9 था वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।